Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kiran Angural. So in this video we will be studying about the accounting and auditing part which is in your syllabus of EPFO exams. Okay. And बिल्कुल to the point बात करेंगे. Only जो points जो क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं पेपर में तो उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे एंड जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में भी जाएंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, अकाउंटिंग मीन्स आपका कोई भी बिजनेस है उसका आपने पूरा रिकॉर्ड रखना है. दैट इज़ कॉल्ड एज अकाउंटिंग. ठीक है. उसको आगे प्रॉपर वे में समझेंगे डिटेल में. बट हाँ, आपका जो भी एक बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही हैं उस सभी चीज़ों का रिकॉर्ड प्रॉपरली जब सिमेट्रिकली आप रखोगे इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, रिलायबल फॉर्म, तो उसको कहते हैं हम अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप आता है बुक कीपिंग. ठीक है. इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये. बुक कीपिंग में क्या होता है, आप पहले आइडेंटिफाई करते हो. इसमें कुछ स्टेजेस हैं कि पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका कहाँ कहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हैं हो रही हैं. ठीक है. जैसे सैलरी में बिजनेस ट्रांजेक्शन जा रही हैं. ठीक है. वेजेस में जा रही है या फिर आपका लोन्स वगैरह जो हैं वहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं. देन परचेजेस हो रहे हैं. ठीक है. आपकी सेलिंग हो रही है. ये सारी चीज़ें जो है इनको आइडेंटिफाई करोगे आप पहले. ठीक है. देन आप उसको मेजर करोगे. ठीक है. इन दी फॉर्म ऑफ मनी. याद रखना है कि अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ें आप मेजर करोगे दैट विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ मनी. आपने मान लो 10 कार्स जो हैं वो खरीदी हैं. ठीक है. 10 कार्स या मान लो कुछ भी खरीदी हैं चीज़ें. आप उसको ये नहीं लिखोगे कि 10 कार्स जो हैं इनकी ट्रांजेक्शन हुई है. आप उसको मनी की फॉर्म में लिखोगे. जैसे इसका मान लो कि 1 करोड़. ठीक है. या 1 करोड़ 10 लाख कुछ भी, वो आपने वहाँ पे क्या शो करना है कि 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है. क्रेडिटेड साइड में भी एंड डेबिटेड साइड में भी. ये हम पढ़ेंगे क्रेडिट एंड डेबिटेड क्या होता है. तो बस इतनी चीज़ ध्यान में रखो. ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको शो करोगे. तो आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उनको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना. ठीक है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को. दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. क्लियर. इट रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस. ठीक है. इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, परचेजेस, रिसीप्ट, पेमेंट. इन सभी का रिकॉर्ड होता है यहाँ पे. क्लियर. नेक्स्ट, अगर आप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन होती है. इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन तो है ही, मतलब बुक कीपिंग तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. पहले बुक कीपिंग होगी, देन ये जो आपने पूरा रिकॉर्ड रखा है, आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिकॉर्ड जितना भी आपके पास है यहाँ पे, उसके बाद उसको आपको समराइज़ करना है प्रॉपर. ठीक है. एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में समराइज़ करोगे. उसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है. ठीक है. जिसके लिए प्रॉपर एक्सपर्ट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होंगे. एंड देन उसको कम्युनिकेट करना है आपने टू द यूज़र. ठीक है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बुक कीपिंग में बेसिक रिकॉर्ड रखने का काम आता है. ठीक है. जैसे आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन्स को, उनको मेजर करना है, रिकॉर्ड की फॉर्म में रखना. अकाउंटिंग में थोड़ा और एक और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, 1-2 चीज़ें. समराइज़ करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना. क्लियर. प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया, आइडेंटिफाई करा आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को. फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हो इन अ जर्नल. ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ रिकॉर्ड होती है. पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके बाद जर्नल में चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं. जो डे टू डे आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो जर्नल में उसकी एंट्री की जाती है. ठीक है. देन जर्नल के बाद आप लेजर अकाउंट्स बनाते हो. ठीक है. तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझें, जर्नल क्या है, वहाँ पे डे टू ट्रांजेक्शन जो हो रही है, मान लो आज का दिन है. ठीक है. कोई भी डेट मान लो 1 जनवरी है. ठीक है. 1 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन होती है कैश अकाउंट में. ठीक है. तो कैश अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन मान लो 1000 की हुई है, वो यहाँ पे आपने लिख दी. देन उसी दिन 1 जनवरी को आपकी किसी और अकाउंट में, मान लो वेज अकाउंट में या कहीं पे एक ट्रांजेक्शन होती है 10,000 रुपीज़ की. ठीक है. तो ये आप मतलब वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं है, बस जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, पहले ये ट्रांजेक्शन हुई, ये लिख दी, कौन से अकाउंट में वो लिख दिया. सेकंड ट्रांजेक्शन हुई, कौन से अकाउंट में वो लिख दिया. ठीक है. ये हो गया आपका जर्नल. लेजर में क्या होता है, लेजर में ये जो जितने भी अपने जैसे कैश अकाउंट वाले थे उनको एक जगह सेपरेट कर देंगे. ठीक है. उसमें लेजर बुक में एक इसका अलग से कैश वाला एक पोर्शन आ जाएगा. देन मशीनरी अकाउंट जो है या कोई और अकाउंट है, उसका सेकंड में जितनी भी मशीनरी इसमें जो है ट्रांजेक्शन हुई है मशीनरी अकाउंट में, वो सारी यहाँ पे लिख देंगे डे वाइज.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलग अलग मान लो एक बुक तैयार कर दी इन्होंने लेजर में, इन सभी का अलग अलग से पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार कर देंगे। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। देन ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हो कि आप चेक करते हो कि जो डेबिटेड साइड वाली है और क्रेडिटेड साइड वाली है, मतलब दोनों साइड की जो भी ट्रांजेक्शन है वो इक्वल आनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। अगर वो इक्वल है इट मीन्स आपका जो जितना भी ये रिकॉर्ड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर। अगर इक्वल नहीं आता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं एंड उसके बाद उसको इक्वल बनाया जाता है, तो फिर बाद में ये ट्रायल बैलेंस बनता है लास्ट में चेक करने के लिए कि डेटा एक्यूरेट है कि नहीं। तो पहले जर्नल होगा, फिर लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा। 2 टाइप्स की बुक कीपिंग होती है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग क्या कि जैसे आपका पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आपने सिंपली लिखा कि आपका 10,000 इनकम आई है, ठीक है। आपने ये नहीं वहाँ पे मेंशन करा कि अच्छा गवर्नमेंट के खाते से मान लो आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो उनके अकाउंट से आपको 10,000 इनकम गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो 10,000 कम हुआ वो आपको उसके से मतलब नहीं है, आपको बस अपने अकाउंट में जो है वो ट्रांजेक्शन आपने लिखी, ठीक है। सिंगल एंट्री आपने करी कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट आया है, ठीक है। इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया सिंगल एंट्री। एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या हो जाएगा कि आपको दोनों साइड जो है वो रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। जैसे लायबिलिटी जो है उसमें भी आपको शो करना होगा वो फिगर, एंड एसेट में भी शो करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का लोन लिया है, ठीक है। तो वो लोन आपके अकाउंट में जब आ जाएगा, आपके पास कैश अकाउंट में आ जाएगा, तो वो एक एसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। 10,000 आप यूज़ कर सकते हो, इतना का एसेट है। बट वो आपका आउटस्टैंडिंग डेट भी तो हो जाएगा, वो आपको डेट रीपे भी तो करना है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपका लाइबिलिटी में भी शो होगा, ठीक है। लाइबिलिटी में भी वो शो होगा एज आउटस्टैंडिंग डेट। क्लियर। तो ये होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपको एसेट भी शो करना है, उसकी वजह से जो लाइबिलिटी हुई है वो भी शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, दिस इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग का क्या है कि सिस्टमेटिक वे में आपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वो रखने हैं। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है टू गॉज द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर एंड एडवांस स्टेज आ जाता है। देन जो बुक कीपिंग का डेटा है ना उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज उसमें क्या है जस्ट रिकॉर्ड रखा हुआ है, बट आप एक्चुअल में एनालाइज करके इंटरप्रेट करके समराइज करके किस में देते हो, वो आप अकाउंटिंग में देते हो। तो अकाउंटिंग वाला जो डेटा होता है उसको आप यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। बुक कीपिंग से डिसीजन मेकिंग ईजी नहीं होता। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। याद रखने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान बनती हैं, वो बुक कीपिंग के टाइम पे नहीं बनती है। क्वेश्चन इसका बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है दे आर अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ओके। देन बुक कीपिंग में कुछ स्पेशल सेट्स नहीं चाहिए, एक क्लरिकल वर्क होता है ये, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड जैसे जैसे एंट्री आ रही है आपको जस्ट वहाँ पे एंट्री करते जानी है, ठीक है। कोई कैलकुलेट नहीं करना, ज़्यादा कुछ एनालाइज नहीं करना है, समराइज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपको वहाँ पे रिकॉर्ड शो करना है। बट अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। क्लियर। वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताई हुई है कि जैसे ट्रांजेक्शन्स होगी उसको आप जर्नल में एंट्री करते हो उसकी, ठीक है। डिफरेंट अकाउंट्स में जैसे आज कोई एंट्री हुई है परचेज अकाउंट में वो आपने लिख दी, फिर एक्विजिशन अकाउंट में कोई हो रही है एंट्री वो लिख दी, एक्सपेंस अकाउंट में पेमेंट, बोरोइंग, सेल क्लोजिंग एट्सेट्रा। देन लेजर में वो चीज़ें सारी आती हैं प्रॉपर। परचेज अकाउंट का जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है पूरे साल में वो यहाँ लिख देंगे, दूसरे में यहाँ लिख देंगे कोई और अकाउंट की, कैश अकाउंट की, एक्सपेंस अकाउंट की, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग बुक्स जो है वो तैयार कर देते हैं लेजर के अंदर, ठीक है। देन उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, अगर वो बराबर नहीं आ रहे हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, फिर यहाँ पे लेजर में भी करेक्शंस की जाती हैं इस तरीके से। एंड ट्रायल बैलेंस क्या करता है, चेक वेदर टोटल डेबिट्स आर इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, एंड अगर मिसमैच होता है तो ये एडजस्टमेंट्स वगैरह करके लेजर को फिर करेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड देन लास्ट में रिपोर्टिंग की जाती है। देन अगर आप बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स होती क्या है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि पता होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। हमेशा मनी की फॉर्म में आप उसको शो करोगे ट्रांजेक्शन्स को। कैश ट्रांजेक्शन मतलब इन कैश आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब
एक उधार पे जो है आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपको चीज़ मिल गई है, वो आपने मान लो कार लेनी थी, चीज़ आपको मिल गई है लेकिन आपने वो क्रेडिट पे ली है, ठीक है, आप पे लेटर करोगे उसको, ठीक है, उधार पे ली है, बाद में आप उसको पे करोगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जर्नल की अगर हम बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा अभी इसको दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। फ्रेंच वर्ड जर से आया हुआ है विच मीन्स वन डे, तो मतलब वन डे का डे टू डे ट्रांजेक्शन जो है उसको ये रिकॉर्ड करता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर 1 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुई है वो पहले शो करेंगे, 2 तारीख को हुई है वो बाद में शो करेंगे। एंड इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनली डे टू डे जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, तो दैट इज़ वाई बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ट्रांजेक्शन अकाउंट क्या होता है, तो ट्रांजेक्शन अकाउंट जो भी होता है ना उसको टी अकाउंट लिखते हैं। इसमें हमेशा लेफ्ट साइड में जो है डेबिट साइड होती है, राइट साइड में क्रेडिट साइड होती है। मतलब जो अमाउंट डेबिटेड है वो इस साइड लिखेंगे, जो अमाउंट क्रेडिटेड है वो राइट साइड पे लिखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एग्जाम्पल्स या कुछ भी मतलब रूल्स जो होते हैं इनके, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जैसे कि किसी पर्सन का, इंडिविजुअल का अकाउंट है, जैसे राम का अकाउंट है, किरण का अकाउंट है, ठीक है, दीज आर पर्सनल अकाउंट्स। इसमें रूल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट जो पैसा निकाल रहा है, डेबिट मतलब जो पैसा निकाल रहा है, जो रिसीवर है, ठीक है। जैसे इसको आप समझ लो पर्सनल अकाउंट, जैसे आप अपने पर्सनल अकाउंट में जब एटीएम में जाते हो पैसे निकालने, ठीक है, तो वो क्या होता है, मैसेज आता है ना आपको कि अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, ठीक है, मतलब आपने अकाउंट से जो है वो पैसे लिए हैं। तो जैसे एटीएम कार्ड को आप डेबिट कार्ड भी बोलते हो, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करते हो, पैसे रिसीव करते हो एटीएम कार्ड से या डेबिट कार्ड से। तो वैसे आपने याद रखना है पर्सनल अकाउंट के केस में ये वेरी करेगा, ठीक है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनके लिए ये वेरी करेगा, तो ध्यान से सुना। पर्सनल अकाउंट का जब बात आएगा, आपने ये इमेजिन करना है कि आप एटीएम से अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके, एटीएम कार्ड यूज़ करके जो है पैसा रिसीव कर रहे हो। तो डेबिट कौन होगा यहाँ पे, डेबिटर रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जिसके अकाउंट से पैसा गया वो क्रेडिट हो रहा है उसका अकाउंट, एंड जिसने अभी पैसा निकाला वो हो गया डेबिटर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की ये कहानी है। नाउ अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट की एंड नॉमिनल अकाउंट की, तो जैसे ये है पर्सनल अकाउंट, इन दोनों को बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स की अगर हम पहले बात करते हैं रियल अकाउंट क्या है, तो रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे एसेट्स के रिलेटेड अकाउंट्स हों, या प्रॉपर्टी अकाउंट भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। कोई भी टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट है आपके, तो वो आते हैं रियल अकाउंट में। जैसे आपका लोन अकाउंट है, ठीक है, लोन का आपने अलग से अकाउंट बना दिया, आपका इनटेंजिबल एसेट टाइप है वो, ठीक है। कैश अकाउंट है, इनटेंजिबल एसेट है। फर्नीचर है, टैंजिबल एसेट है आपका। एक तरह का जितने भी आपके एसेट्स होंगे ना वो आपके आएंगे रियल अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये जो एसेट्स है वो आपकी रियल पूंजी है, ऐसे याद रख लो। जितने भी एसेट्स होंगे, प्रॉपर्टी होगी, वो आपकी रियल, वो एक्चुअल में रियल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो चाहे टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, तो वो आएंगे रियल अकाउंट में। लैंड अकाउंट हो गया आपका, ठीक है, लैंड भी एक एसेट है, इक्विटी है वो भी एक एसेट है आपका, ठीक है, तो ये सारे ही जो है वो रियल अकाउंट में आएंगे। मशीनरी अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, दीज आर रियल अकाउंट्स। इसमें रूल क्या है, रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो इसमें आपने वो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट जो आपको मिल रहा है, ठीक है, वो भी एक तरह का वही है कि जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में अगर हम लैंग्वेज देखें, डेबिट मीन्स रिसीवर, जो आपके हाथ में आ रहा है पैसा, ठीक है। क्रेडिट क्या हुआ, अकाउंट जो आपके अकाउंट से जा रहा है पैसा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डेबिट क्या होगा, जो अकाउंट में आ रहा है पैसा, आपके बिजनेस में जो पैसा आ रहा है। क्रेडिट क्या होगा, जो आपके अकाउंट से बाहर जा रहा है पैसा। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे भी था। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, जैसे आपका वेजेस अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो जो भी आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे, या ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम्स होंगे। तो ये बस आपको रूल्स याद रखने हैं। इसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाएंगे, अकाउंटिंग का बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये पार्ट हो जाएगा, बट हाँ इसको रूल्स आप याद कर लो। रियल अकाउंट के लिए होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो याद रखना है सी के साथ हमेशा डी रहता है, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, ठीक है, दैट इज डेबिट।
डेबिट द रिसीवर, ये तो ऐसे ही याद हो गया जो ATM वाला हमने करा। एंड डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, तो डेबिट में आपने डेबिट है ना, डी के बाद ई आता है और इसके पहले सी आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या होता है डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, अगर ऐसे याद है चाहे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये हमको बस MCQ के लिए चाहिए। हाँ, अब अगर आपको इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है वो मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ समझाने का, अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, जैसे आप पर्सनल अकाउंट की पहले बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, पेज ₹5,000 टू राम। ठीक है, तो किसी पर्सन को आपने 5,000 पे किए हैं। अब ये जो 5,000 है ये रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट है ना, ये रियल अकाउंट का पार्ट है। राम वाला जो है ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्या पढ़ा हमने, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, मतलब ये जो राम जो रिसीव कर रहा है अमाउंट, उसका अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, एंड ये जो कैश अकाउंट है जिस अकाउंट से पे किया जा रहा है, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, बिकॉज एसेट इसमें क्या होता है रियल अकाउंट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है ना, कैश इज अ व्हाट, कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस अकाउंट से, कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है राम के अकाउंट में। ठीक है, तो पैसा जा रहा है, इट इज गोइंग आउट, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर आपको जर्नल में एंट्री करनी है, जो ऊपर हमने पढ़ा जर्नल, ठीक है, उसमें एंट्रीज कैसे होती है पहले हम वो समझेंगे। तो एंट्री अगर आपको इसमें करनी है तो आप लिखेंगे राम अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपीज़, 5,000 रुपीज़, एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड, कितना, 5,000। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर हम इसको थोड़ा साफ क्लियर करके लिखें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम कि राम का जो अकाउंट है, राम का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है 5,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। और नीचे जर्नल में एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है, तो बीइंग अमाउंट पेड टू राम इन कैश। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। ऐसे आप देखेंगे पैसा कहाँ गया है, फ्रॉम कैश अकाउंट टू राम्स अकाउंट, बट अकाउंटिंग की टर्म्स में जो है हम लिखेंगे राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दिस इज। ठीक है, थोड़ा सा अकाउंटिंग की लैंग्वेज है ये, उसी तरीके से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम एसेट अकाउंट की बात करते हैं, तो अगर आप रियल अकाउंट की बात करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो समझ लो आपने परचेज किया है मशीनरी, परचेज्ड मशीनरी ₹10,000 की। ठीक है, तो मशीनरी है तो यहाँ पे क्या होगा, मशीन अकाउंट होगा इन्वॉल्व, जो कि एक रियल अकाउंट है, एंड 10,000 इस जो कैश अकाउंट है ये भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज आप कैश में पे कर रहे हो। कैश अकाउंट जो है वो क्या है, वो भी रियल अकाउंट है, जो मशीनरी अकाउंट है वो भी रियल अकाउंट है। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी जो है वो आई है ना, मशीन अकाउंट में मशीनरी आई है, तो ये डेबिट की फॉर्म में शो किया जाएगा। एंड कैश अकाउंट से पैसा गया है कंपनी का, मतलब बिजनेस जो है उसी के दो अकाउंट्स है ना, डबल एंट्री करनी है हमको। तो मशीन अकाउंट में पैसा आया है, मतलब मशीन आई है, उसको आप लिखोगे 10,000 की फॉर्म में, कि मशीन जो है वो डेबिटेड 10,000, एंड बिजनेस से ही पैसा गया है कैश अकाउंट से, तो वहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे, जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट क्या है, डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट 5,000, ये क्या है, क्रेडिटेड। ठीक है, और नीचे क्या एक्सप्लेन कर दोगे आप, मशीनरी बीइंग परचेज्ड, ऐसा करके। ठीक है, इन कैश। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे, इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डी के आगे ई आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे आपने सैलरी पे की है, पेड सैलरी इन कैश, कितनी, 15,000 मान लो, तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट क्या है, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट,
इसमें क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो सैलरी हो रहा है, आपका एक्सपेंस हो रहा है ना, और आपके अकाउंट से वो लॉस हो रहा है, तो आपका जो भी खर्चा है वो डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा 15,000 एंड कैश अकाउंट जो वो रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे वट, अरे यार ये दोबारा उठ गया, तो यहाँ पे क्या था, कैश में आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है। एंड कैश क्या है, यहाँ पे कैश, कैश मतलब आपके सैलरी अकाउंट से जा रहा है ना, तो वहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी, ये जो अपना सैलरी अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर। देन इसके आगे चलते हैं आप। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ मीन अगर कोई भी डेट या लोन होगा ना, वो आपका लाइबिलिटी हो जाता है। इक्विटी क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आपने शार्क टैंक देखा होगा, ठीक है, किसी ने, तो उसमें क्या होता है, जैसे वो बोलते हैं कि 1% इक्विटी के लिए आप उनको इतना लोन दे दो, है ना। इक्विटी मीन्स आपकी उतनी पार्टनरशिप हो जाती है, मतलब आप उस उतने जैसे 1% शेयर के जो है वो मालिक हो जाते हो, ठीक है। पार्टनरशिप आपकी हो जाएगी 1% की, वहाँ पे इक्विटी आपकी हो जाएगी। और लाइबिलिटी क्या होती है, वो डेट या लोन होता है, ठीक है। लोन की फॉर्म में लोगे वो लाइबिलिटी हो जाएगी। इक्विटी जो है वो एक तरह का आपका एसेट होता है, क्योंकि आपको उस कंपनी में शेयर होल्डिंग मिल गई 1% की, ठीक है, वो आपका एसेट हो जाता है। अच्छा, अब हमने जर्नल जैसे समझा, उसमें एंट्री कैसे करते हैं, तो जर्नल होता कैसे है देखने में, वो अब यहाँ पे देख लो। जैसे यहाँ प्रॉपर देखो क्रोनोलॉजिकली, 1 अप्रैल को फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट इतना अमाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, ये डेबिट होगा बिकॉज फर्नीचर हैज़ कम इन, ठीक है। फर्नीचर आपने बाय किया है तो फर्नीचर में डेबिट होगा बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, फर्नीचर आया है आपकी कंपनी में। एंड टू कैश अकाउंट 7,000 जो है वो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। कैश में आपने पे किया है तो इतना आपका जो है वो क्रेडिट हुआ है। क्लियर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश। सिमिलरली फिर 8 अप्रैल को कुछ हुई है परचेज अकाउंट से कैश अकाउंट में, ये लिखा, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा। फिर 10 अप्रैल का, तो बेसिकली डेट वाइज डेट जो है वो पूरा भी मेंटेन करते हैं। और बाद में लेजर में क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होगी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक या आगे, तो वो आप पूरा एक पेज में लिख दोगे लेजर में, ठीक है। सिमिलरली परचेज अकाउंट में जितनी भी हुई होंगी वो अलग से एक पेज पे लिख दोगे लेजर में। तो ये डिफरेंस है लेजर और जर्नल में भी। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, हाँ वही लेजर आ गया। आप लेजर क्या है, इट इज़ अ परमानेंट समरी ऑफ ऑल द अमाउंट्स एंटर्ड इन सपोर्टिंग जर्नल्स विच लिस्ट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस बाय डेट। इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, और हमने समझ लिया कि वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पे है, अलग से अकाउंट नंबर बना दिया होगा। अकाउंट नंबर 101 क्या है, कैश इन हैंड जितना भी रिसीव हुआ है। 1 सितंबर को कितना, 5 सितंबर को, 6 सितंबर को, मतलब क्रोनोलॉजिकली एक ही पेज पे वो पूरा जो है वो कैश ऑन हैंड जो वो लिख देंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल जो है अलग से इसका बना दिया हेड, इसको अलग से लिख दिया। देन सप्लाईज इन्वेंट्री जो है उसका अलग से पूरा मेंटेन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये लेजर जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस बनता है बाद में, हमने देखा ना, पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो आफ्टर पोस्टिंग ऑल दी अकाउंट्स इन द लेजर, बिजनेसमैन वांट टू नो कि सारी एंट्री जो है वो सही है कि गलत है, और उसी अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ऑल दी एंट्रीज उनको टेस्ट करने के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है विच इज़ कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। इस तरीके का होता है लिस्ट। पर्टिकुलर्स क्या है वो लिखे, डेबिट बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस कितना है, एंड दोनों तरफ जो है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तभी उसको कहेंगे कि वो एक्यूरेट है। अकाउंटिंग एरर्स क्या होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एरर्स हो ड्यूरिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल या लेजर, तो इन एरर्स को बोलते हैं अकाउंटिंग एरर्स, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग के टाइम पे आपने जो भी एरर्स किए हैं जर्नल एंड लेजर में, उनको अकाउंटिंग एरर्स कहेंगे। 2 तरह के अकाउंटिंग एरर्स होते हैं। एक ऐसे एरर होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। आपने कुछ एरर्स किए हैं लेकिन लास्ट में जब आप उसको ट्रायल बैलेंस इसका बना रहे हो तो उसको भी इम्पैक्ट नहीं करा, दोनों जो क्रेडिट और डेबिट की साइड है वो इक्वल आ रहा है, एक ऐसे होंगे। दूसरा जो कि हाँ ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट्स है जो कि कौन कौन सी अकाउंटिंग एरर्स है जो कि अफेक्ट नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस को। तो फर्स्ट हो गया जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, मतलब आपने 5,000 की कोई ट्रांजेक्शन की थी, ठीक है, कहीं से क्रेडिट हुए हैं कहीं से डेबिट हुए हैं, वो आपने ना ही जर्नल में डाले हैं ना ही आपने वो लेजर में डाले हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ही नहीं तो वो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। आपने ये चीज़ ना ही जर्नल में डाली ना ही लेजर में डाली, ना ही क्रेडिट साइड में डाली ना ही डेबिट साइड में डाली, तो वो फिर बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी।
नाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने जर्नल से लेजर में डालते टाइम गलत डाल दी है बट करेक्ट साइड पे डाली है, मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में साइड गलत सही चूज़ की है आपने, लेकिन उसकी प्रिंसिपल, उसकी जो हेडिंग है ना वो चेंज कर दी। जैसे कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो कर दिया एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है वो एक्सपेंडिचर में ही है, खर्चे में ही है, ठीक है। और खर्चा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है ना। नॉमिनल में हमने क्या देखा, जो भी एक्सपेंसिस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो वो डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या होता है, जो कि इनकम होती है। तो वही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर दिया, उसका प्रिंसिपल हेड जो है वो चेंज कर दिया, बट करेक्ट साइड पे आपने लिखा है, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि है तो एक ही साइड में काउंट हो रहे हैं ना, चाहे आपने रेवेन्यू मान लो 5,000 था और एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 था, ठीक है। आपने इनको इंटरचेंज कर दिया, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, सम करके तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। अब ये क्या होता है एरर ऑफ कमीशन, इट मीन्स आपने इनकरेक्ट फिगर्स डाल दी हैं जर्नल में, ठीक है, एंड उसी को आपने फिर जो है करेक्ट साइड्स पे लेजर में डाल दिए। आपने जर्नल में ही जो है वो 10,000 रुपये शो कर दिए हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10,000, फिर बाद में वो लेजर में भी सेम ही है, तो ट्रायल बैलेंस में भी जो है वो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि जर्नल में कुछ और है, लेजर में कुछ और है, उनकी साइड्स चेंज कर दी हैं, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया है, तब दिक्कत हो सकती थी। कंपनसेटिंग एरर्स, देखो अगर ऐसा एरर हो जाता है कि कोई एक पर्सन है, जैसे कि जिसका अकाउंट एक्स है, मान लो राम का अकाउंट है, ठीक है, उसमें शो करना था 500 रुपये डेबिटेड, ठीक है, बट आपने उसकी जगह 50 रुपये लिख दिए। एंड कोई और बंदे का अकाउंट है, उसमें आपने 50 रुपये करने थे, आपने उसमें 500 कर दिए। तो बेसिकली ये तो सम तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, जब लास्ट में आप सम करोगे पूरे डेबिटेड साइड वालों के, सम तो सेम ही रहेगा, तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोस्टिंग एरर क्या होते हैं, इट मीन्स जैसे एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड टू राम मेड करेक्ट एंट्रीज इन द जर्नल, बट लेजर में जो है वो श्याम के अकाउंट में शो कर दिए, तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सेम ही हो गया ना कि एक अकाउंट था लेकिन आपने इसको दूसरे अकाउंट में शो कर दिया है, बट डेबिट साइड जो है वो सही होनी चाहिए, तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरर ऑफ करेक्टिंग रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स, अगर आपने 10,000 की कोई ट्रांजेक्शन है, वो 2 बार डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में जो है 2 बार आपने काउंट कर दी है, तो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सम जो है वो लास्ट में जितना इधर आएगा क्रेडिट साइड में, उतना ही डेबिटेड साइड में भी आएगा। अगर ऐसा होता कि आपने यहाँ पे शो कर दिए बट डेबिट साइड में शो नहीं करा, तब दिक्कत होती, बट अगर दोनों साइड में आपने 2 बार शो कर दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऐसे अकाउंट्स, ऐसे चीज़ें, ऐसे अकाउंटिंग एरर्स जो कि इफेक्ट नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस को, जैसे कि आपने अमाउंट रॉन्ग डाल दिया है, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट डाल दिया है, एक साइड पे कुछ डाला है, एक साइड पे कुछ डाल दिया है, रॉन्ग साइड में डाला है, ठीक है, यहाँ शो करना था यहाँ कर दिए शो। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री, देखो सिर्फ एक साइड की एंट्री डाली है, दूसरे की नहीं डाली, या एक साइड में जो है 2 बार डाल दी, दूसरे में सिर्फ एक ही बार डाली, तो भी सम में दिक्कत हो जाएगी। एंड आपने टोटल करने में एरर कर दिया, तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ अकाउंट्स की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक होता है सस्पेंस अकाउंट, ये क्या है, कैच ऑल सेक्शन है। जनरल लेजर में एक ऐसा कैच ऑल सेक्शन होती है जो कि कंपनीज यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड दी एम्बिगुअस एंट्रीज दैट रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। कोई ऐसी एंट्रीज है उसका आपको क्लियर नहीं हो रहा किस अकाउंट से है, फर्नीचर अकाउंट पे है, कैश अकाउंट में है, कहाँ जाएगा ये, ठीक है, तो वो एक ऐसी सेक्शन में डाल देते हैं जिसमें कैच ऑल सेक्शन होती है, तो उसमें ये क्लैरिफिकेशन जिसमें चाहिए वो वाले सारी चीज़ें जो एंट्रीज करते चाहिए, उसको बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनल अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। तो फाइनल अकाउंट, देखो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी को हर साल जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा बनाना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और याद रखना है फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइनल अकाउंट जो है उसमें कौन कौन से अकाउंट जो है वो काउंट किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, अब तीनों अकाउंट से उनका हम पढ़ेंगे ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये ऐसी स्टेटमेंट है जो बिजनेस फर्म प्रिपेयर करते हैं एंड ये ग्रॉस प्रॉफिट शो करती है किसी भी बिजनेस का। तो ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना है, एक सिंपली स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस फर्म प्रिपेयर करती है, ग्रॉस प्रॉफिट शो करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ये टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल परचेजेस कितने हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, वो सब दिखाती है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट होती है, किसी भी फर्म की इनकम स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इसमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की बात की जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। इसमें जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि मैनेजर की कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, वो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं तो क्रेडिटेड साइड में शो करते हैं। ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट क्या होती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, कैपिटल, टोटल डेट सब कुछ होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जो है कितना कितना ये सब चीज़ें हैं वो सब बताती है। एंड एक और आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एसेट्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के। कोई कंपनी बोलती है कि मेरे एसेट्स इतने हैं या कितने भी हैं, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, उसकी इक्विटी कितनी है, ठीक है। इक्विटी मीन्स जो डिफरेंट लोगों की शेयर होल्डिंग है, डिफरेंट जो पर्सन है उन्हें, मान लो किसी ने 10 लाख डाले हैं, किसी ने 1 करोड़ डाले हैं, किसी ने 50 लाख डाले हैं, तो वो जो है वो एसेट्स है कंपनी के। प्लस जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी एसेट्स हैं। इक्विटी को आप जितने भी अपनी लायबिलिटीज मीन्स कोई लोन वगैरह आपने लिए हैं, तो जितने भी आपके पास ये शेयर होल्डिंग के थ्रू आपको पैसे आए हैं, ठीक है, अपनी शेयर होल्डिंग बेच के जो पैसे आए हैं वो, प्लस जितने आपने लोन के थ्रू भी पैसे लिए हुए हैं, लायबिलिटीज़ को भी ऐड करके, वो आपकी टोटल एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। टोटल पैसा उस टाइम पे आपका कितना है, चाहे वो लायबिलिटी से हो, लोन से हो या आपकी इक्विटी से हो। इसी से आप एक और चीज़ ध्यान में रखें, कैपिटल क्या होता है किसी भी बिजनेस में, जो कैपिटल लगाया हुआ है, मतलब जितना भी आपने पैसा लगाया है ना बिजनेस में, दैट इज़ कैपिटल। अगर आप बात करते हैं वर्किंग कैपिटल कितना है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल कितना है, तो जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, वो आपका हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, तो डिफरेंट ब्रांचेज है अकाउंटिंग की, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग जो है ये भी किसी की ब्रांच है अकाउंटिंग की ही, फंड अकाउंटिंग होती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, फिड्यूशियरी अकाउंटिंग है। तो डिटेल में इनको भी पढ़ेंगे, वाई, बिकॉज PYQ है इस पे भी, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक मेथड। एक सिस्टमेटिक मेथड होता है ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ एनी बिजनेस। मेन पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आप प्रॉफिट या लॉस किसी बिजनेस का कैलकुलेट करते हो ड्यूरिंग अ पीरियड, एंड उस कंपनी की जो है उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है उसकी आप पिक्चर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, बैलेंस शीट वगैरह जो होती हैं, ये सारी एप्लीकेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसमें मल्टीपल एंट्रीज जो हैं आप बहुत सारे अकाउंट्स में करते हैं, जो कि लेजर बनाता है, वी नो दैट, ठीक है। एंड सारे ही लेजर बैलेंसेस को आप जब एक सिंगल वर्कशीट में प्रेजेंट करते हो वो ट्रायल बैलेंस बनाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो टैक्स कैलकुलेट करने में भी इसकी हेल्प लेती हैं, ठीक है, इन रिकॉर्ड्स की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब था जो हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। ऊपर जितना भी हमने पढ़ा वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही था। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स आप किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट इवैल्यूएट करते हो, ठीक है, वो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट आप उसकी निकाल रहे हो, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेजमेंट को हेल्प करना टू फिक्स द प्राइसेस या कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके या बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके बिजनेस के लिए। तो वो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की जाती है। व्हाट इज़ ऑडिटिंग। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जहाँ पे एक्सटर्नल एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आते हैं, जिनको हम ऑडिटर कहते हैं। ही और शी इंस्पेक्ट्स एंड सर्टिफाइज द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस फॉर देयर एक्यूरेसी। पता है नॉर्मल चीज़ें हैं, एक तो एक्सटर्नल अकाउंटिंग होगी जिसमें अलग से एक थर्ड पार्टी ऑडिटर जो है वो आता है, एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आता है एक्सटर्नली। इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है, जहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द सेम कंपनी वही ऑडिट करता है, रेगुलरली जो है वो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, वो हो गया इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है। फंड अकाउंटिंग क्या होता है, इट मीन्स कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फंड्स फॉर ऑफ नॉन प्रॉफिट बिजनेस एंटिटीज़। तो यहाँ पे फंड्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, एंड सेपरेट फंड अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं फॉर सेपरेट वर्क्स, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स ऑफ डिफरेंट नेचर्स की जो भी वेलफेयर स्कीम्स होंगी उनके लिए सेपरेट फंड्स जो है वो बनाए जाएंगे। तो मतलब फंड अकाउंटिंग होती है वहाँ पे।
गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है कि गवर्नमेंट को जो भी आपने फंड्स एलोकेट किए हैं उनका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो सारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग में आता है, ठीक है, उनको अकाउंटिंग करना गवर्नमेंट फंड्स की। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है, इसको लीगल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। पूछा जा सकता है लीगल अकाउंटिंग क्या है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, लीगल अकाउंटिंग, इट एनेबल्स कैलकुलेटिंग डैमेजेस। देखो ऐसे याद रख लो ना कि जब भी कोई कुछ भी ठीक है इंजरीज होती है, कुछ डेथ हो जाती है, तो फिर फॉरेंसिक लैब में उसका टेस्ट वेस्ट होता है, ठीक है। तो वैसे ही डैमेजेस जब भी कुछ होंगे बिजनेस पे या डिस्प्यूट्स को सेटल करना है लीगल मैटर्स में, वहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग या लीगल अकाउंटिंग यूज़ होता है। फिड्यूशियरी अकाउंटिंग क्या होता है, इट मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी बिजनेस। किसी थर्ड पार्टी का बिजनेस है, उनकी प्रॉपर्टी है, विच इज़ मेंटेन्ड अंडर द गार्डियनशिप ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन का बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, किसी और पर्सन की गार्डियनशिप में है, उसको इवैल्यूएट जब आप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फिड्यूशियरी अकाउंटिंग। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर MCQ आता है, स्टेटमेंट कहीं मिलती है, तो आप मार्क कर पाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स, तो कैश मेथड होता है, एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड होता है। कैश अकाउंटिंग क्या होती है कि आपको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है जब भी मनी आती है, ठीक है, कैश में मनी पे की जाती है, तो वो सारा क्या है, उनको आपको रिकॉर्ड करना है, वो आ जाएगा कैश अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है कि ड्यूरिंग अकाउंटिंग कभी कभी ऐसा होता है कि रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अर्नड एंड नॉट व्हेन मनी कम्स इन। देखो जब आपको सीधे पेमेंट हो गई, ठीक है, तो आपको उसी टाइम आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया जब आपको मनी मिल गई, ठीक है, वो हो गया कैश अकाउंटिंग। आपको पैसा आ गया तब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पैसा अभी आया नहीं है बट आपने इसको अर्न कर लिया है, मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, सब डील हो गई है कि नेक्स्ट कुछ दिनों बाद जो आपको पैसा मिलेगा, बट वो डील आज हो गई है, फिक्स हो गई है, तो आप मानोगे कि हाँ आज हमने ये रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड आप वहाँ पे कर सकते हो बिकॉज आपने वो अर्न कर लिया है, ठीक है। एंड अभी तक पैसा आया नहीं है तभी आप उसको वहाँ पे अपना रिकॉर्ड में शो करोगे रेवेन्यू में, तो उसको बोलेंगे एक्रूअल अकाउंटिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है दे आर रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एज रेवेन्यू, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। When the cost is not determined against the revenue for the same period when it was accrued on, the cost is carried forward, है ना, एंड when after some time it loses its utility, तो उसको फिर लॉस की तरह शो कर देते हैं। देखो ये क्या है, सिंपली हमने देखा ना कि एक्सपेंसेस जो है उसको तभी शो करो जब आपने अपना जो है उसको रेवेन्यू शो किया, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है, एंड कॉस्ट को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हो, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस का जो है आप कैरी फॉरवर्ड करते जाते हो, कुछ टाइम बाद जो है वो आपका एक्सपेंस जो है उसकी यूटिलिटी कम हो गई, ठीक है, आपने मतलब जो भी चीज़ जिस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था या एक्सपेंसेस किए थे उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं रही, तो फिर बाद में उसको लॉस की फॉर्म में शो करना पड़ता है। यूज़र्स, हमने देखा कि अकाउंटिंग में लास्ट कम्युनिकेट करना होता है हमको एंड यूज़र्स को, ठीक है, जो भी डेटा होता है। तो यूज़र्स दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया जो कंपनी के अंदर वाले ही लोग हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉइज़, पार्टनर्स, ओनर्स। एक्सटर्नल हो गया जो कि बैंक्स वगैरह हो गए, लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, वेदर इट इज़ सोसाइटी और गवर्नमेंट। नाउ विल सी सम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। फर्स्ट इज प्रोप्राइटर। सो व्हाट इज़ प्रोप्राइटर? वो पर्सन जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करता है किसी भी बिजनेस में एंड ही और शी इज़ एंटाइटल टू हैव ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, उसको कहते हैं ऑनर ऑफ द बिजनेस या प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, जब लॉस होगा लॉस भी मिलेगा, तो इनको क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर और ऑनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर होता है ना, कोई शेयर होल्डर, जैसे इक्विटी जो है वो ली होती है कंपनी की, उसका भी सेम होता है कि आपको प्रॉफिट भी मिलेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, आपको लॉस भी झेलने पड़ेंगे जब कंपनी लॉस में होगी। कैपिटल क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स, एसेट जो भी आपने इनिशियली इन्वेस्ट किए हैं प्रोप्राइटर ने वाइल कमेंसिंग बिजनेस, उसको कैपिटल बोलेंगे। एंड एक्सेस ऑफ कैपिटल ओवर लाइबिलिटी इज कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी मीन्स ये जो एसेट्स हैं माइनस आप लाइबिलिटी करोगे, दैट इज कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट, एसेट्स क्या होते हैं? सारे रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे भी आपको इकोनॉमिक वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, आपका कैश वगैरह, जितना भी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज पड़े हैं, वो सारे ही इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी है उनको एसेट्स कहेंगे। लाइबिलिटीज़ क्या है? वो अमाउंट जो कि आपने किसी से उधार लिया है, विच
यू ओ टू अदर्स, ठीक है, किसी और से उधार लिया है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि आफ्टर 1 ईयर आपने पे करनी होती है। शॉर्ट टर्म जो कि आपको विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इट कंप्राइजेज ऑफ दोज गुड्स जो कि बिजनेस में अनसोल्ड रह गई हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। साल आपका पूरा ख़त्म हो गया और जो अनसोल्ड चीज़ें रह गई हैं उनको आप स्टॉक बोलोगे, ठीक है। एंड उस चीज़ को जो है एंड ऑफ द ईयर में आप बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सेम जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको जब आपने न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है, न्यू अकाउंटिंग ईयर जो है ओपन करना है, बिगिन करना है, तो उसको उस टाइम पे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। क्लियर? अच्छा, लाइबिलिटीज़ में ये भी देख लो, कुछ इनसाइडर लाइबिलिटी होती है, कुछ आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है। ये थोड़ा गंदा गंदा लिखा गया है, सॉरी, बट हाँ मैं पढ़ के बता देती हूँ तो हो जाएगा। इनसाइडर में मीन्स इनसाइडर लाइबिलिटीज़ जो आपने अपने मेंबर से ही लोन लिया है, अपने शेयर होल्डर से, अपने पार्टनर से लोन लिया है। आउटसाइडर में जब आपने बैंक्स इन सब से लोन लिया है, ठीक है, जो कि आउटसाइडर बिजनेस है, नाम से समझ में आ रही है, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब क्या हैं टर्म्स? सो रेवेन्यू वो अमाउंट है जो कि आपने बिजनेस में कमाई है, अर्न की है बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिविडेंड, ये सारे आपके रेवेन्यू में काउंट होंगे। एक्सपेंसेस क्या है? जो आप कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जैसे आपको वेजेस देनी पड़ती हैं, सैलरीज देनी पड़ती हैं, फ्रीज मूवमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, रेंट पे करना होता है, इंश्योरेंस पे करना होता है, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस वो आपका इनकम होता है, मतलब रेवेन्यू माइनस जितने एक्सपेंसेस हो गए वो अगर आप करोगे वो आपका इनकम है, ठीक है। डेटर कौन होता है? डेटर मीन्स जिसने उधार लिया है, ठीक है, हु ओज मनी टू द बिजनेस, जिसने उधार लिया है बिजनेस से तो वो हो जाएगा डेटर। क्रेडिटर कौन है? जिसने पैसा दिया हुआ है, ठीक है। देन टर्नओवर क्या होता है? जो भी टोटल अमाउंट ऑफ कैश या क्रेडिट सेल्स होती हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड वो टर्नओवर हो जाएगा। एंड बैड डेट्स क्या होते हैं? जो रिकवर नहीं किए जा सकते बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी और डिसेबिलिटी टू पे। अच्छा, अब दो चीज़ें और हैं, दो टर्म्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कॉस्ट डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ट्रेड डिस्काउंट एंड कॉस्ट डिस्काउंट ये क्या चीज़ें हैं? ट्रेड डिस्काउंट जो है जब एक ट्रेडर अलाउ करता है कंसेशन टू इट्स कस्टमर्स ऑन लिस्ट प्राइस। मान लो जैसे अमेज़ॉन पे होता है ना कि आपको प्राइस शो कर दिया 2000, है ना, उस पर उन्होंने 20% का डिस्काउंट लगा दिया, तो वो लिस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। एंड इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स में, ठीक है, इसको इनवॉइस में स्टेट किया जाता है, बस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है ये। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट डिस्काउंट क्या है? इसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स। एंड जब आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो, व्हेन अ कैश डिस्काउंट इज अलाउड कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे लेस ड्यू अमाउंट। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जल्दी पे कर देते हैं। देखो सिंपल, अगर आप देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये इसके लिए होता है ताकि आपकी चीज़ें जो है वो बिक जाएँ, ठीक है। तो आप जैसे 1000 रुपये की चीज़ है उसको आप 20 रुपये 20% का डिस्काउंट लगा के शो करोगे तो वो जल्दी बिक जाएंगी चीज़ें, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कॉस्ट डिस्काउंट क्या है? मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपसे उधार लिया था, आपके बिजनेस से उधार लिया है 10,000, ठीक है, आप बोल रहे हो चलो आप 10,000 मत दो, आप 8,000 दे दो, ठीक है, तो वो क्या है जल्दी पे कर देगा फिर, कि अगर आप 6 दिन के अंदर हमको 8,000 पे कर दोगे तो आपको जो है वो बाकी 2,000 पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ होती है कि कॉस्ट डिस्काउंट, ठीक है, जितना अमाउंट ड्यू है उससे आपने कम पे करने के लिए बोला, उस पर आपने डिस्काउंट दिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन लिमिटेशंस क्या होती है अकाउंटिंग की? फर्स्ट, ओनली मॉनिटरी आइटम्स जो है मॉनिटरी आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखते ये, ठीक है, कि चीज़ों की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, बस वो मनी टर्म्स में देखते हैं। एंड मनी वैल्यू को कांस्टेंट ट्रेड किया जाता है, जबकि मनी तो है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज करती रहती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को एज सुन एज पॉसिबल उसको जो है वो रिकॉर्ड करो, ठीक है, जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ हो रहे हैं, उनको आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। बट जो रेवेन्यूज़ हैं, एसेट्स हैं, आपके प्रॉफिट है, उनको आप तभी रिकॉर्ड करो जब आप एश्योर हो, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, वो तो आपको 100% शो करना ही है,
लॉसेस हो रहे हैं वो आपको अपने रिकॉर्ड में 100% शो करना है। रेवेन्यू जब तक आपके कंफर्म नहीं होते, ठीक है, वो आप नहीं करो, वो आप बाद में करो। बट अगर आपको अनसर्टेनिटी भी है कि हाँ ये हमारा खर्चा हो सकता है, ये हमारे लॉस हो सकते हैं, वो उसी टाइम पे आप उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एंड ये कहते हैं कि इफ देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट इनकरिंग अ लॉस, तो आपको लॉस तब भी लिख देना चाहिए। बट अगर गेन की तरफ कोई भी अनसर्टेनिटी है तो अभी मत रिकॉर्ड करो, जब कंफर्म हो जाए तब रिकॉर्ड करो। क्लियर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इकोनॉमिक और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये कहता है कि यू मस्ट मेंटेन सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं एंड बैंक अकाउंट्स मेंटेन करने हैं हर एक एंटिटी के लिए। एंड उसको आपको इंटरमिक्स नहीं करना है विद दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओनर्स और बिजनेस पार्टनर्स। तो बिजनेस पार्टनर्स, ओनर्स, उनके अकाउंट के साथ इंटरमिक्स नहीं करना है। सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके हर एक एंटिटी के, ठीक है। बस ये चीज़ है, इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट अकाउंट्स रखने की बात कहते हैं बेसिकली, बस इतना है। देन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ये सिंपली वही है कि ओनली वो ट्रांजेक्शन जो कि आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हो वही आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी है, और जो मनी की टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उनको अकाउंटिंग बुक्स में आप नहीं लिखोगे। द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपने, बट हाँ पढ़ा होगा तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ अ एजम्पशन दैट एन एंटिटी विल रिमेन इन बिजनेस इन फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब ये जो है ये बिजनेस करेगी, ठीक है, फोर्सिएबल फ्यूचर में ये एंटिटी अच्छा बिजनेस करेगी। इट मीन्स एंटिटी जो है उसको अपने ऑपरेशंस बंद नहीं करने पड़ेंगे या एसेट्स को लिक्विडेट नहीं करना पड़ेगा नियर टर्म में, ठीक है, एट वेरी लो सेल प्राइसेस पे, क्योंकि उनका बिजनेस अच्छे आगे आने वाले टाइम में अच्छा चलेगा, ठीक है। तो उनको अपने ऑपरेशंस बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लिक्विडेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने एसेट्स को। एंड इस एजम्पशन से क्या होता है, आप अकाउंटेंट जो है वो जस्टिफाई करते हैं। देखो, अगर ऐसा है कि आपका बिजनेस अच्छा काम करेगा, एसेट्स वेसेट्स जो है वो आपको लिक्विडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लो प्राइसेस पे, तो अकाउंटेंट जो है वो बोलता है कि आपका जो कुछ एक्सपेंसेस होने हैं बाद में आप उसको डिफ़र कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जो आज खर्चा हो रहा है वो आप अगले थोड़े से टाइम के बाद उसको इंक्लूड कर देना, जब आपके एसेट्स जो है वो प्रॉपरली जो इफेक्टिव मैनर में यूज़ हो रहे हैं। मतलब जब आपका बिजनेस और अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में, तब आप वो एक्सपेंसेस जो है वहाँ पे लिख देंगे। द वैल्यू ऑफ एंटिटी जो कि गोइंग कंसर्न वाली है, मतलब जो आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट करने वाली है, उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, है ना। मतलब नाम में क्या लग रहा है, गोइंग कंसर्न, शायद कंसर्न वाली बॉडी होगी ये, कोई कुछ मतलब लॉसेस करने वाली होगी, बट एक्चुअल में ऑपोजिट है ये। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो हायर होगी देन इट्स ब्रेकअप वैल्यू, एंड प्रॉफिट अर्न करेगी ये। द ऑडिटर इवेल्युएट्स एन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न फॉर अ पीरियड नॉट ग्रेटर देन 1 ईयर फॉलोइंग द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। तो जिस साल के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिट कर रहे हो उसके अगले साल तक का ही आप बता सकते हो स्टेटस कि उस साल में जो है वो ये गोइंग कंसर्न वाली है कि नहीं, प्रॉफिट करेगी कि नहीं। नेक्स्ट वन इज मैचिंग प्रिंसिपल। इस पर सिंपल ये है कि जो भी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करो टुगेदर। जैसे ही आपका खर्चा हुआ, जैसे ही आपका रेवेन्यू हुआ, उसी के टाइम पे खर्चा भी जो है वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज करो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब होता है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है उनको अकाउंट बुक्स में उस प्राइस पे रिकॉर्ड करो जहाँ जिस पे वो एक्वायर की गई थी, ठीक है। जिस कॉस्ट पे आपने इस चीज़ को ख़रीदा था उसी कॉस्ट पे इसको जो है फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करो इन अकाउंट बुक्स। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। 1 सेकेंड, हाँ। तो ये बोलते हैं कि हर एक बिजनेस जो है इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो बेनिफिट होता है, आप यील्ड करते हो बेनिफिट, दूसरा आप गिविंग ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? इट मीन्स आपने एक पॉइंट डिटर्मिन करना है, एक ऐसा टाइम डिटर्मिन करना है जब आप बोलोगे कि रेवेन्यू आपने अर्न कर लिए हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हाँ भाई रेवेन्यू आया है हमारे इधर। तो रेवेन्यू इज़ कंसिडर्ड एज बीइंग अर्नड ऑन द डेट व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। मतलब वो डेट जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र कर दी हैं गुड्स को, चाहे वो कैश में किया हो या क्रेडिट में, मतलब अभी आपको पे नहीं किया उन्होंने, चाहे वो उन्होंने लेटर पे करना हो, बट जैसे ही आपने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दी तो उस
डेट से ही आप मानोगे कि आपने वो रेवेन्यू जो है वो रियलाइज़ कर लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रॉपर बिजनेस डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होने चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होने चाहिए, वो प्रॉपर एविडेंस के साथ, जैसे इनवॉइसेस, वाउचर, सब कुछ लगाया होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये क्या होती है? दीज आर दोज गाइडलाइंस जो कि कंपनी को हेल्प करती हैं टू रिकॉर्ड सर्टन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। एंड दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये, ठीक है, नॉट लीगली बाइंडिंग। एंड 4 मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है। फर्स्ट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोल रहा है कि जब भी किसी ट्रांजेक्शन की 2 वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, मान लो किसी एक ट्रांजेक्शन की गेन है या प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो, एक 50,000 बता रहा है गेन, एक में 30,000 बता रहा है, तो ये बोल रहे लोअर वाली वैल्यू जो है उसको आप फेवर करोगे, ये होता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि अगर लॉस है और गेन है, ये बोलते हैं गेन जो है उसको चाहे आप छोड़ो, लॉस तो आपको बताना ही है, रिकॉर्ड करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंसिस्टेंसी, कि आपको सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल्स में जो यूज़ करने हैं, बार बार चेंज नहीं करना उनको। फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मटीरियलिटी, इस पर भी PYQ आ चुका है। मटीरियलिटी क्या बोलता है कि जो भी मटीरियल थिंग्स है ना, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, टैंजिबल चीज़ें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिजनेस में, तो उनको आपको डिस्क्लोज करना ही करना है, ठीक है, टू ले ऑल दी कार्ड्स ऑन दी टेबल। अब हम कुछ बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इससे पहले हम ये गैप पढ़ेंगे, ठीक है। गैप जो है ये ऐसा कहा जाता है कि गैप जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये क्या है? ये सन है। एंड जो आगे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं वो जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है। तो मतलब सबसे पुराना क्या है या सबसे ब्रॉडर क्या है? GAAP गैप। ये होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये डेवलप किए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, ठीक है। जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो डेवलप किए होंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, और ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये स्टैंडर्डाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं डेफिनेशंस, एजम्पशंस, मेथड्स को जो कि अकाउंटिंग में यूज़ किए जाएंगे। इनका अल्टीमेट गोल होता है टू इंश्योर दैट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीट, कंसिस्टेंट, कंपेरेबल, ठीक है। और इन्वेस्टर्स को भी इस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा हेल्प मिल जाता है। और नेक्स्ट इसमें 10 प्रिंसिपल्स आते हैं, ये कॉमन से हैं, बट 10 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं? रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी, परमानेंस ऑफ मेथड्स, नॉन कंपनसेशन, प्रूडेंस, पीरियोडिसिटी, अटमोस्ट गुड फेथ, कंटिन्यूटी, मटेरियलिटी, ठीक है। और इंडियन गैप, ये तो गैप टोटल था ओवरऑल जो वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। इंडियन गैप की अगर आप बात करें वो किसने इशू किए हैं? काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इस काउंसिल ने जो है वो इंडियन GAAP को ऐड किया है, इशू किया है। अब अगर हम इस बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंपॉर्टेंट है, MCQ बन सकता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949 में है। ईयर भी पता होना चाहिए, ठीक है, 1949। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इन दी वर्ल्ड। 40 मेंबर्स होते हैं, 32 जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वही इलेक्ट करेंगे। 8 विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कैग के, सेबी के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एट्सेट्रा, ठीक है। और ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये फुल फ्लेजेड मेंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का। क्लियर? अब हम ऊपर आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स था। सो इसको IFRS बोलते हैं, याद रखने, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है ऑलरेडी PYQ में। तो सिंपली लिखा था कि IFRS जो है इसको क्या है ये, ठीक है, एक्सपैंडेड वर्जन बताओ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दीज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IFRS फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये इंटरनेशनल वाली है, गैप वाली जो थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड था,
ठीक है। अब हम अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जिसको इंड AS बोलते हैं, तो ये वही जो इंडियन कंपनीज को अडॉप्ट करना है, एंड ये इशू किए गए थे अंडर द सुपरविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, मतलब इंडिया का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, ये इंटरनेशनल वाला है, ये इंडिया का अलग से है, और ये 1977 में बनाया गया था। अब देन एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, NFRA जो है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, ये रिकमेंड करता है दी स्टैंडर्ड्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड्स? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है कौन रिकमेंड करता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। किसको करता है रिकमेंड? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। एंड करंटली जो है वो 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एंड दीज आर नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। इम्पॉर्टेंट, सॉरी। एंड दिस प्रेस्क्राइब्स दैट एवरी कंपनी, हर एक कंपनी जो है उसको क्या करना होगा? इट हैज़ टू, हाँ, एवरी कंपनी शेल वैल्यू इट्स फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज़ जो है, फाइनेंशियल एसेट्स जो है उसके फेयर वैल्यू पे करना होगा, मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू में उसको बताना होगा। एंड जो बाकी एसेट्स है उसको आप हिस्टोरिकल वैल्यू में भी कर सकते हो या फेयर वैल्यू पे भी। फेयर वैल्यू मीन्स जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू मीन्स जिसमें आपने ओरिजिनल जो कॉस्ट थी प्रोडक्ट की जब आपने उसको एक्वायर किया था। एंड जो भी इन दोनों में से आप अडॉप्ट करोगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। क्लियर? हमने गैप के बारे में पढ़ा, हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा, हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा, जो कि किसने रेकमेंड किए थे? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब देखो, हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वहाँ पे ऐड नहीं किया है, मैं कर दूँगी। सो जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये कंपनी हमारी कंट्री का सोल इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर है। ठीक है, ऑडिट को रेगुलेट करता है ये। 2018 में बना था ये, कंपनीज एक्ट के अंडर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये आता है। इसका एम क्या है? टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। चेयरपर्सन कौन होते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, एंड अ पर्सन ऑफ एमिनेंस, जिसको एक्सपर्टीज होती है अकाउंटेंसी में या ऑडिटिंग में, फाइनेंस और लॉ में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एंड 15 मेंबर्स और होते हैं। ठीक है, बाकी ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स ये सब जो है रेकमेंड करती है। हमने देखा था जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी रेकमेंड किए थे। मॉनिटर करता है कंप्लायंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिविल कोर्ट की पावर होती है इसके पास। ठीक है, एंड डिबारिंग द मेंबर और फर्म फ्रॉम प्रैक्टिस, मतलब ये पावर होती है इसके पास कि ये किसी भी मेंबर को या फर्म को फ्रॉम प्रैक्टिस जो है एज ए मेंबर ऑफ दिस ICAI इसमें प्रैक्टिस करने के लिए डिबार कर सकता है। ठीक है, 6 से 10 साल के बीच में ये सब चीज़ें बोली हैं। एंड स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ भी अप्लाई होगा? तो कंपनीज जो इंडिया में लिस्टेड हैं एंड अनलिस्टेड कंपनीज वो जिनकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, या इक्वल है। पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा है। एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़। ठीक है, या कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो आउटसाइड लिस्टेड है इंडिया में। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर याद है शायद तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हमने बनानी होती हैं वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है PYQ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो किस जो है कंपनी एक्ट के किस शेड्यूल में बनाना होता है? तो 3rd शेड्यूल, याद रखना है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा अगर हम कंपनीज एक्ट के बाकी शेड्यूल्स भी देख लें तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। ये मैं ऐड नहीं करूँगी नोट्स में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल 1 जो है उसमें क्या है? शेड्यूल 1 में आता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। शेड्यूल 2 में है डेप्रिसिएशन की बात की हुई है। 3rd में बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब है वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूछा था। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कोड है शेड्यूल 4th में। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम मैनेजर, डायरेक्टर, ये सब है शेड्यूल 5th में। 6th में है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 7th में है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR इज इम्पॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, 7th शेड्यूल में है। 3rd हमने देख लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 4th में है। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन जो है 2nd शेड्यूल में है। तो इसको मैं ऐड कर दूंगी वैसे नोट्स में, दिस सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट। अब वापस आते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है। इनकम स्टेटमेंट में जो भी रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस ये सब दिखाया होता है ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, पूरे जैसे रिपोर्टिंग पीरियड
पूरा साल का रिपोर्टिंग पीरियड है, उसमें जितनी भी इनकम हुई है, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, वो सब इनकम स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी दिखाई जाती है एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट पे ये दिखाता है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज, इक्विटीज़ हैं, ठीक है। और ये ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड जो है पूरा इनकम स्टेटमेंट दिखाता है। एंड इनकम स्टेटमेंट जो है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ये ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एन एंटिटी ये दिखाता है। एंड जो बैलेंस शीट होती है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एंड ये इन्फॉर्मेशन बताता है अबाउट द लिक्विडिटी एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब अगर हम IFRS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गैप के बीच में डिफरेंस देखें तो IFRS जो है प्रिंसिपल बेस्ड है, इंड IAS जो है ये भी प्रिंसिपल बेस्ड है, गैप जो है दिस इज रूल्स बेस्ड, ठीक है। इसका थोड़ा लीगल एस्पेक्ट है। जो IFRS है इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, इसमें कोई भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, जबकि गैप में ये चीज़ है। बाकी गैप हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये दोनों का। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ सिंपल लेमन टर्म्स में बता रहे क्या है। सो गैप क्या है, कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग जेनरिक्स, जेनरिक प्रिंसिपल है यहाँ पे, ब्रॉडर प्रिंसिपल है, विच गेव बर्थ टू IFRS इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि फर्दर रिड्यूस टू इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डायनेमिक्स। तो दिस इज ग्रैंडफादर सन ग्रैंडसन। लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अडॉप्ट नहीं किए हैं, इंडिया ने ये अलग से अपना अडॉप्ट करा है, जो कि हाँ कन्वर्जेंस है इसका भी IFRS के साथ। एप्लीकेशन अगर आप देखें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या है, तो किस किस पे अप्लाई करेगा, तो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी सब पे अप्लाई करेगा, NBFC पे फेस्ड मैनर में अप्लाई करेगा, ठीक है। देन हाँ ये आपने एक बार चेक करेंगे कि NBFC में अभी क्या इसकी लिमिट है, ठीक है। जो मुझे पुराना डेटा मिल रहा है कि वहाँ पे लिखा था कि कुछ 250 करोड़ टर्नओवर से जिनका भी ऊपर है टर्नओवर, तो उनका आई थिंक था 2019 के ऑनवर्ड्स वहाँ पे अप्लाई करेगा। बट ये आप एक बार कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में सबके लिए लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको अभी वाला मिलता है कि करंटली क्या है सिचुएशन। तो इसलिए मैंने ये जनरिक लिखा है, इन फेस्ड मैनर इसको अप्लाई करना है। एंड कौन कौन सी कंपनीज इसमें कवर नहीं है, वो कंपनीज जिन पे इंडियन GAAP अप्लाई करता है वो यहाँ पे कवर नहीं है, बट दे कैन वॉलंटरली अडॉप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर उन्होंने एक बार अडॉप्ट कर लिया वो स्विच बैक नहीं कर सकती, ठीक है। सो अकाउंटिंग में जो मेजर पोर्शन था वो हमने कवर कर दिया है। अब कुछ 30 मिनट्स का एक और मैं वीडियो बना के उसमें जो कुछ चीज़ें रहती हैं, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें रही हैं, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड वो भी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगी, तो वो हार्डली 30 मिनट्स का रहेगा। बाकी आपका अकाउंटिंग का पूरा सेक्शन जो है वो कवर हो चुका है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अकाउंटिंग के कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, लाइक CSAT टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स क्वेश्चन हैं, तो वो भी इंक्लूड कर दूँगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अकाउंटिंग में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट वरी अबाउट दी PYQ पार्ट, ठीक है, मैं इसमें PYQs भी कवर करती जा रही हूँ, ठीक है। PYQ के जो भी कंटेंट रहे होंगे वो भी आपके इसमें कवर हो रहे हैं, और जो मुझे लगेंगे कि मिसलेनियस टाइप के PYQs हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।